नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो? मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हो। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक्सपेंशन डिवाइस। क्या होता है एक्सपेंशन डिवाइस? इसकी वर्किंग देखी थी हमने, किस तरह से काम करती है। और उसके बाद हमने देखा था ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसमें हमने देखा था ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में जो दो प्रेशर पर कार्य करता है। एक होता है स्प्रिंग का प्रेशर और एक होता है इवापोरेटर यानी वाष्पीतर का प्रेशर। आज हम जिस एक्सपेंशन वाल्व की बात करने वाले हैं वो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ताप स्थैतिक जो प्रसारण वाल्व है वो किस टाइप से कार्य करता है। जो हमने पढ़ा था ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, वो छोटी निकाय जो छोटे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी जो दक्षता होती है वो कम होती है। आज हम जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं वो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसको बोलते हैं ताप स्थैतिक प्रसारण वाल्व। ये है जो ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है दोस्तों, ये कांस्टेंट सुपरहीट पर काम करता है, यानी स्थिर अतितप्त अवस्था है वो बनाए रखना चाहता है इवापोरेटर के अंदर। तो देखते हैं किस टाइप से कार्य करता है। देखो, ये डायग्राम है इसका। ये आप जो देख रहे हैं ये है डायफ्राम, ये है डायफ्राम, ये है नीडल वाल्व। क्या है? नीडल वाल्व। और ये है वाल्व सीट। ये है जहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें प्रवेश करता है, वहाँ पर एक फिल्टर लगा है, ये है फिल्टर। और ये है स्प्रिंग जो एडजस्टिंग स्क्रू है, इस स्प्रिंग के प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये है एडजस्टिंग स्क्रू। और ये है अपना इवापोरेटर। यहाँ पर देखो, कैपिलरी की सहायता से एक ये बल्ब जुड़ा है जिसको बोलते हैं रिमोट बल्ब। तो इसका क्या कार्य होता है? ये जो अपना थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है ये किस टाइप से कार्य करता है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं बात करते हैं। जो भी मेरे साथी इसरो की, DRDO की, ALP की, भारत की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व जिनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको याद रखना है जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है साथियों, इसमें 3 प्रेशर पर यह कार्य करता है। 3 प्रेशर पर कार्य करता है। हमने देखा था ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है वो 2 प्रेशर पर कार्य करता है, जबकि जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है वो 3 प्रेशर पर कार्य करता है। जो डायफ्राम के ऊपर जो प्रेशर लगता है, ऊपर से जो प्रेशर लगता है ये है प्रेशर बल्ब, यानी जो रिमोट बल्ब है उसका प्रेशर। जो नीचे से दो प्रेशर जो लगते हैं, ये एक तो स्प्रिंग प्रेशर और एक है इवापोरेटर प्रेशर जो वाष्पीतर दाब बोलते हैं। तो इसमें देखो, जब ये संतुलन की अवस्था में होगा, नॉर्मल कंडीशन में होगा, तो इसमें कंडीशन क्या होगी? इसमें कंडीशन होगी जो रिमोट बल्ब का प्रेशर है इक्वल होगा प्रेशर ऑफ स्प्रिंग प्लस प्रेशर ऑफ इवापोरेटर। यानी जब इसमें नॉर्मल कंडीशन होगी, संतुलन की कंडीशन होगी, तब प्रेशर ऑफ स्प्रिंग और प्रेशर ऑफ इवापोरेटर, यानी स्प्रिंग का दाब और इवापोरेटर का दाब जो बराबर होगा किसके? जो रिमोट बल्ब का दाब होगा उसकी। जैसे इवापोरेटर के अंदर क्या होता है, इवापोरेटर के अंदर लोड बढ़ता है, इवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट का लोड बढ़ता है, और रेफ्रिजरेंट है वो इवापोरेटर से किस में जाता है? कंप्रेसर में जाता है। ये इवापोरेटर है वो रेफ्रिजरेंट को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता है। आप देखते हैं रेफ्रिजरेंट आया लिक्विड फॉर्म में, धीरे धीरे संतृप्त, पहले संतृप्त कंडीशन में होगा, उसके बाद जहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इवापोरेटर अपने आसपास के एरिया से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। आप देखेंगे बिंदु A से C तक जब जाएगा रेफ्रिजरेंट तो अतितप्त यानी सुपर हीट की कंडीशन में आ जाएगा। किसकी कंडीशन में आ जाएगा? सुपर हीट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतितप्त की अवस्था में आ जाएगा। अतितप्त, ठीक है, यानी सुपर हीट की कंडीशन में आ जाएगा। अब क्या होगा? जब सुपर हीट की कंडीशन में ये आएगा तो ये रिमोट बल्ब है, इसमें वही रेफ्रिजरेंट भरा होता है जो सिस्टम में भरा होता है। तो ये रिमोट बल्ब में भरा हुआ रेफ्रिजरेंट क्या होगा? वाष्पित होगा। जब ये वाष्पित होगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा इस रेफ्रिजरेंट का तो दाब बढ़ेगा, तो ये
यहाँ पर डायफ्राम के ऊपर दाब लगाएगा। क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। ये दाब स्प्रिंग दाब और इवापोरेटर दाब से ज़्यादा लगाएगा तो ये नीडल नीचे की ओर धकेलेगा, जो नीडल वाल्व है इसको नीचे की ओर धकेलेगा। जब ये नीचे की ओर धकेलेगा तो ये स्पेस और बन जाएगा और लिक्विड रेफ्रिजरेंट इससे आना शुरू हो जाएगा। लिक्विड रेफ्रिजरेंट इससे आना शुरू हो जाए। उसके बाद जैसे जैसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें आएगा तो उसके बाद ये दाब है वो कम हो जाएगा और ये वापस संतुलन की अवस्था में आ जाएगी एक बार। और ये संतुलन की अवस्था में तब तक रहेगा जब तक यहाँ पर सुपर हीट की कंडीशन ना हो, सुपर हीट की कंडीशन ना बने। तो इस टाइप से ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाला वर्क करता है दोस्तों। याद रखना आपको इसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। नीडल वाल लगा होता है, डायफ्राम के नीचे से जो दाब कार्य करता है वो प्रेशर ऑफ इवापोरेटर होता है, प्रेशर ऑफ स्प्रिंग होता है, और ऊपर से जो कार्य करता है वो बल्ब का प्रेशर करता है। इसमें एक नीडल सीट होती है, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, एडजस्टिंग स्क्रू होता है, एक रिमोट बल्ब होता है, उसमें वही रेफ्रिजरेंट भरा होता है जो सिस्टम में भरा होता है। इवापोरेटर के अंदर जहाँ से इवापोरेटर का जो अंतिम सिरा होता है वहाँ पर सुपर हीट की कंडीशन बनाए रखना। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, आपको ध्यान में रखना इसमें 3 दाब पर ये कार्य करता है। एक प्रेशर ऑफ इवापोरेटर, एक प्रेशर ऑफ स्प्रिंग और एक प्रेशर ऑफ बल्ब जो रिमोट बल्ब का प्रेशर। एक ये भी याद रखना इसमें एडजस्टिंग स्क्रू जो नीचे की ओर लगा होता है और ऑटोमेटिक जो एक्सपेंशन वाल्व है साथियों उसमें एडजस्टिंग स्क्रू ऊपर की ओर लगा होता है। तो एक बार देखो इसकी वर्किंग प्रणाली एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ किस टाइप से कार्य करता है। जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर के अंदर होता है तो वो इवापोरेटर से किस में जाता है? कंप्रेसर में जाता है। इवापोरेटर से किस में जाता है? कंप्रेसर में जाता है। इवापोरेटर उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर जाता है। जब इवापोरेटर के अंतिम सिरे पर पहुंचता है तो उस वेपर रेफ्रिजरेंट की जो कंडीशन है वो सुपर हीट की अवस्था में आ जाती है। जब ये सुपर हीट की अवस्था में वेपर रेफ्रिजरेंट आएगा तो इस रिमोट बल्ब में भरा हुआ जो रेफ्रिजरेंट है वो वाष्पित होने लग जाएगा। जब वो वाष्पित होगा तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा। जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो ये कैपिलरी से जुड़ा होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की सहायता से, तो डायफ्राम के ऊपर की ओर दाब लगाएगा। उस कंडीशन में जो दाब होगा वो स्प्रिंग प्रेशर और इवापोरेटर प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये नीडल वाल्व नीचे की ओर खिसकेगा, जहाँ नीडल सीट और नीडल वाल्व के बीच में स्पेस बन जाएगा, जिससे लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें और प्रवेश कर जाएगा। जैसे जैसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा इसके जब प्रॉपर इसमें रेफ्रिजरेंट आ जाएगा तो ये दाब कम हो जाएगा। उसके बाद ये संतुलन की कंडीशन में आ जाएगा। तब तक संतुलन की कंडीशन में रहेगा जब तक यहाँ सुपर हीट की कंडीशन ना बने। उसके बाद जैसे ही सुपर हीट की कंडीशन बनेगी वापस यहाँ जो प्रेशर ऑफ बल्ब है ये डायफ्राम के ऊपर दाब लगाएगा और ऐसी कंडीशन चलती रहेगी। तो जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है इस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, कांस्टेंट सुपर हीट वाल्व है। इसको कांस्टेंट सुपर हीट वाल्व कहा जाता है, यानी स्थिर अतितप्त वाल्व कहा जाता है। और ये 3 दाब पर कार्य करता है। एक होता है रिमोट बल्ब का दाब, एक होता है वाष्पितर दाब यानी इवापोरेटर दाब, और एक होता है स्प्रिंग दाब। इसमें आपको देखने को मिल सकता है इसमें जो एडजस्टिंग स्क्रू होता है वो नीचे की ओर लगा होता है। जो रिमोट बल्ब होता है उसका दाब कहाँ लगता है? डायफ्राम के ऊपर लगता है। स्प्रिंग दाब और इवापोरेटर दाब जो डायफ्राम के नीचे लगती है। तो इस टाइप से ये अपना थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। इस थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग बड़ी बड़ी औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल और जो व्यावसायिक जो कॉमर्शियल औद्योगिक और व्यावसायिक जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें उनका प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो औद्योगिक और व्यावसायिक जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है।
तो हमने देखा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व किस टाइप से कार्य करता है, इसमें कितने दाब कार्य करते हैं, इसमें एडजस्टिंग स्क्रू कहाँ लगा होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी और डिवाइस का जो हम घरों में यूज करते हैं। बेसिकली घरों के अंदर जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है क्या है, केशिका नली यानी कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जिस सिस्टम में प्रयोग की जाती है, उस सिस्टम में हम कम टॉर्क वाली मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, देखते हैं अभी। देखो अभी हम बात करने वाले हैं कैपिलरी ट्यूब। जो नेक्स्ट अपनी एक्सपेंशन डिवाइस है साथियों वो है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जिसको बोलते हैं केशिका नली। देखो केशिका नली कैसे, आप देखते हो अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर इस प्रकार से एक डिवाइस लगी होती है। क्योंकि ये लंबी होती है इसलिए इसको कॉइल के रूप में लपेट कर रखते हैं। कैपिलरी ट्यूब किस टाइप से कार्य करती है, ये इसका जो सामान्य जो लंबाई होती है वो अपन लंबाई की अगर मैं बात करूं 0.5 मीटर से 5 मीटर तक यूज करते हैं। 0.5 मीटर से 5 मीटर तक यूज करते हैं। इसका जो आंतरिक जो अलफ व्यास होता है, आंतरिक अलफ व्यास, जो आंतरिक जो इंटरनल जो व्यास होता है वो 0.05 mm से 2.25 mm की हम यूज करते हैं। 2.25 mm। तो केशिका नली ये कॉइल के रूप में घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है जहाँ पर हर्मेटिकल सील्ड कंप्रेसर प्रयोग करते हैं। 0.05 mm से 2.25 mm इसका जो व्यास होता है और ये सामान्यतः लंबाई 0.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक यूज करते हैं। ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ये इसमें जो दाब हानि होती है, जो प्रेशर लॉस होता है, जो दाब हानि होती है तो दाब हानि व्यास के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्यास के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है और लंबाई के समानुपाती होती है। याद रखना है, लंबाई की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी लेंथ है उसके तो जो प्रेशर लॉस है ये क्या होती है, समानुपाती होती है। प्रेशर लॉस ठीक है बराबर होती है और समानुपाती होती है, और जो डायमीटर होता है उसके जो प्रेशर लॉस होता है वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, देखो इसका छोटी इकाइयों में प्रयोग करते हैं कैपिलरी ट्यूब का, क्योंकि यदि बड़ी इकाइयों में प्रयोग करें इनके अवरोध होने की आशंका रहती है, ये चौक हो जाती है। कैपिलरी ट्यूब से पहले एक फिल्टर ड्रायर लगा होता है जो इसमें जो कण हैं, अशुद्धि के कण हैं, उनको प्रवेश करने से रोकता है, जिसमें सिलिका जेल भरा होता है। तो कैपिलरी ट्यूब केशिका नली याद रखना है आपको, आंतरिक व्यास अलफ व्यास 0.05 mm से 2.25 mm। जब हम सिस्टम को बंद कर देते हैं तो कैपिलरी ट्यूब पूरे सिस्टम के अंदर जो दाब है उसको सम्मान कर देता है, क्योंकि जैसे ही सिस्टम जैसे सप्लाई बंद हो गई, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, उसके बाद भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर से रेफ्रिजरेंट प्रवाहित होता रहेगा। तब तक होता रहेगा जब तक पूरी सिस्टम के अंदर दाब सम्मान ना हो। उस कंडीशन में जैसे ही सप्लाई को उसके बाद हम चालू करेंगे तो सिस्टम के जो कंप्रेसर होगा उस पर लोड नहीं आएगा, तो इसलिए हम छोटी जो यूनिट है उसमें कम टॉर्क वाली मोटर का यूज कर सकते हैं।
जो हर्मेटिकल सील्ड कंप्रेसर अपन यूज़ करते हैं उसमें कम टॉर्क वाली मोटर लगी होती है, क्योंकि वहाँ पर कैपिलरी ट्यूब लगी होती है जो सिस्टम बंद होने के बाद दबांतर को बनाए रखता है, यानी सेम कर देता है। तो केशिका नली का याद रखना है, उसमें जो दाब हानि है, प्रेशर लॉस है, वो व्यास के तो व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोलेनाइड वाल्व क्या होता है और फ्लोट वाल्व क्या होता है, जो और एक हैंड एक्सपेंशन वाल्व में क्या ही पढ़ना, उसको अपन हाथ से एडजस्ट करते हैं, जिसका प्रयोग आजकल नए के बराबर है। हैंड एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग वहीं किया जाता है जहाँ पर स्थिर दाब बनाए रखना हो और उसको ऑपरेट करने के लिए एक मैकेनिक की आवश्यकता होती है। तो केशिका नली की हमने बात कर ली, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की हमने बात कर ली और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की हमने बात कर ली। जो भी साथी ITI कर रहे हैं, इसरो की, DRDO की, ALP की, बारक की या RSC से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये क्लास, ये A1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो लेके आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।